गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 1 साइंस। इसके कुछ पेजेस हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ खास तरह के ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम स्पेशली उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है। इसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं इनके कुछ कॉमन नाम जो हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे एग्जांपल हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट्स, सल्फर फास्फेट, पोटाश, NPK। फर्टिलाइजर आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं ये। पहला है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या होता है कि मेन जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें चीफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। दीज आर एडिड फॉर प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये प्लांट की ग्रोथ को और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आते हैं यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट। एक सेकेंड है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। इसमें फास्फोरस मेन कंस्टिट्यूट होता है, यानी फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें है अमोनिया फास्फेट, अमोनिया हाइड्रोजन फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है पोटाश फर्टिलाइजर। इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये है जैसे पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर होता है। ओके, देखिए मैन्यूर्स जो है नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं और लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है, दे आर रिच इन ह्यूमस। इनमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती। इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उसी की मात्रा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसमें किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट की विशेष मात्रा नहीं होती है, सभी इक्वल होते हैं। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मिट्टी में किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट्स की ही कमी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स और फार्म यार्ड्स। इनको खेतों में बनाया जाता है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। मैन्योर्स जो हैं वो ईजिली पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए इनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है प्लांट्स को। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, और प्लांट्स इसको बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मैन्यूर्स डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, लेकिन मैन्यूर्स से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर फसल को पानी देना, इसे हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और कितने समय के बाद पानी देना है, ये जो फसल हम पैदा करना चाहते हैं, जिसका उत्पादन करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सॉइल कैसे है उस पर डिपेंड करता है, और सीज़न कौन सा है। ठीक है, इन समर सीजन फ्रीक्वेंटली ऑफ वाटर इज़ हायर। कहे कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वाइज इट सो? क्योंकि कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन, क्योंकि एवोपरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है वाटर का, इसलिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मिट्टी को और पौधों को। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। किस तरीके से हम सिंचाई करते हैं, इसके लिए वेल्स, कुएँ, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, मेनली जो मेन सोर्स जो है मेन जो सोर्स है वाटर सप्लाई का वो रेन भी है भारत के अंदर खासकर। मेथड ऑफ इरिगेशन, 2 तरह के मेथड्स यहाँ पे दिए हैं आपको, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आपको पिक्चर दिखाई गई है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। इस मेथड में कैटल और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करा जाता था। दीज मेथड्स आर चीपर, ये सस्ते थे बट लेस एफिशिएंट, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम थी। ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो थे जैसे ढेकली, चेन पंप, रहट, मोट, वाटर व्हील मेथड। ठीक है,
मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसमें कि नए मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पहला दिए है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें फुहारे की इसकी मदद से, स्प्रिंकलर की मदद से पानी जो है वो सिंचाई की जाती है पौधों की। इसमें होता क्या है कि परपेंडिकुलर पाइप लगे होते हैं और उसमें नोजल्स लगी होती हैं रोटेटिंग मतलब जो घूम सकती हैं, ऑन द टॉप जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और उसे मेन पाइपलाइन पर जोड़ दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। A pump is used to allow water to flow under pressure in main pipeline. मेन पाइपलाइन में पानी को बहुत प्रेशर के साथ रिलीज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो रोटेटिंग नोजल होती है स्प्रिंकलर की वो रोटेट होती है और पौधों पर पानी डालती है। दिस सिस्टम ऑफ वाटरिंग इज़ वेरी यूज़फुल इन सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल में काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की नहीं मौजूद होता, इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है ड्रिप इरिगेशन। इस मेथड में वाटर इज़ मेड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप राइट नियर द रूट्स। इसमें जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसमें पाइप्स होते हैं और यहाँ पर इनमें से पाइप्स में से पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद दो बूंद इसमें से रिलीज़ होता है। इसमें क्या है, इस मेथड में पानी का वेस्टेज कम होता है और इकोनॉमिकली मेथड है, मतलब कि खर्चा भी कम आता है। वाटर एफिशिएंसी जहाँ पर होती है, यानी जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा उपयोगी है, और इस मेथड से हम फ्रूट्स और फ्लावर प्लांट्स को मोस्टली उगाते हैं। अगला है फ्यूरो इरिगेशन। इन फ्यूरो इरिगेशन वाटर इज़ अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू द कैनल्स। आपने देखा होगा इस तरीके से क्यारियाँ बनी होती हैं, उनके थ्रू पानी जो है वो खेतों में जाता है, फसल में जाता है। एक है बेसिन इरिगेशन। इन दिस मेथड द फील्ड इज़ कम्प्लीटली वाटर लॉग्ड। इसमें पानी को पूरा छोड़ दिया जाता है खेत में, जैसे कि धान यानी पैडी क्रॉप्स में इस तरह की सिंचाई की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होते क्या हैं, एक्चुअल में वीड्स जो हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि घास वगैरह उग जाती है खेतों में, उन्हें हम वीड्स कह सकते हैं। इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये क्या करते हैं कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके हिस्से का जो पौधे हमारे उगाना चाहते हैं, यानी जो हमारी फसल है उसके हिस्से का वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सम वीड्स में भी पॉइजनस, कुछ वीड्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं एंड देयरफॉर नीड टू बी रिमूव, इसलिए उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को जिसमें हम वीड्स को हटाते हैं उसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। पहला है मैनुअल वीडिंग। इसमें वीड्स आर अपरूटेड, उसे हाथ की मदद से उखाड़ दिया जाता है घास को। दूसरा है मैकेनिकल वीडिंग। इसमें खुरपी की मदद से या सिकल की मदद से, हैरो की मदद से, ठीक है, उसको उखाड़ दिया जाता है, अपरूट कर देते हैं वीड्स को। द अपरूटेड वीड्स आर बरीड इन द सॉइल, और उसको मिट्टी में दबा देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। और सीड ड्रिल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वीडिंग। एक सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है वीडिंग में। केमिकल वीडिंग, इसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उन प्लांट्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं जो वीड्स वहाँ पर उग गए हैं। इन्हें हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स को क्या करते हैं, डिल्यूट किया जाता है, पानी के अंदर घोला जाता है बिफोर बीइंग यूज, स्प्रे करने से पहले। ये लेकिन हार्मफुल है हेल्थ के लिए, देयरफॉर द पर्सन स्प्रेइंग विद द वीडिसाइड शुड टेक द फॉलोइंग प्रोटेक्शन। इसलिए जो भी वीडिसाइड्स यूज़ कर रहा है या जो पानी जो स्प्रे कर रहा है उसको खेतों में, उसको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही शुड प्रॉपर्ली कवर हिज बॉडी, स्पेशली आइज, माउथ एंड नोज। इसको अच्छे से कवर कर लें अपने आप को। ही शुड प्रॉपर्ली क्लीन हिज बॉडी आफ्टर स्प्रेइंग। स्प्रे करने के बाद अच्छे से अपने शरीर को साफ़ करें ताकि कहीं कोई उसका छिड़काव या उसकी ड्रॉप्स ना रह गए हों बॉडी पर, ठीक है। और वीडिसाइड शुड बी स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर फ्लावरिंग और सीड्स इन्फॉर्मेशन। सीड, बीज या फ्लावर बनने से पहले, क्योंकि अगर उन पर हम स्प्रे करेंगे तो फ्लावर और बीज में वो केमिकल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस इंश्योर दैट द वीड्स डू नॉट मल्टीप्लाई इन नंबर एंड देयर सीड डू नॉट मिक्स विद ग्रेन्स। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए यूज़,
नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर फ्रूट क्रॉप। जब फसल पक जाती है तो उसको काटना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं आर कॉल्ड प्रोड्यूस, उसे प्रोड्यूस या उपज कहते हैं, और रिप्रेजेंट क्रॉप यील्ड। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन सीजनल डिफरेंट सीजन, अलग अलग फसल को अलग अलग सीजन में काटा जाता है। वीट जो कि एक रबी क्रॉप है उसको मार्च से अप्रैल के बीच में काटते हैं। पैडी जो कि एक खरीफ क्रॉप है उसको सितंबर से अक्टूबर के समय में उसको हार्वेस्ट करते हैं। इन मैनुअल हार्वेस्टिंग भी की जाती है जिसमें सिकल यानी की मदद से क्रॉप को फसल को काटा जाता है। मेज आर क्लोज्ड टू द ग्राउंड, और से ज़मीन के बिल्कुल नीचे से काटते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय मशीन से भी हार्वेस्टिंग की जा सकती है, जिसके लिए हम जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, जो कि ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है। ये बड़े खेतों में इस तरह की ये हार्वेस्टर्स यूज़ होते हैं। इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग दो प्रोसेस और करने होते हैं। थ्रेशिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप में से उसके अनाज के दानों को अलग करना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप। स्ट्राइकिंग मतलब उसके डंडे से पीट कर, या उस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है इस तरीके से पीट कर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, ये थ्रेशिंग की जा सकती है मैनुअली। ठीक है, लेकिन बड़े खेतों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मोटराइज्ड मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये भी सेम प्रोसेस करके थ्रेशिंग कर देती है। एक और मशीन होती है जिसको हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। ये दोनों काम करती है एक साथ, थ्रेशिंग भी और हार्वेस्टिंग भी। फिर नेक्स्ट स्टेप है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि जो खासकर जो छोटे खेत हैं वहाँ पर इसको अलग करते हैं, ग्रेन्स अनाज के दानों को, और भूस शेफ मतलब जो बचा हुआ कचरा है, छिलके हैं जो, उनको अलग करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। इन दिस प्रोसेस में शेफ बीइंग लाइटर, हल्का होता है ये भूस जो होता है, और अनाज के दाने थोड़े भारी होते हैं, इसलिए हवा की मदद से, हवा का इस्तेमाल करते हुए उसको, और ग्रेविटी के कारण उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर विनोइंग प्रोसेस किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज। जब आपने पूरी फसल उगा ली, सब कुछ काम हो गए, उसके बाद उसको स्टोर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। फार्मर्स स्टोर बोथ ग्रेन्स एंड शेफ एज फॉडर। किसान जो हैं अनाज का और ये भूस जो होता है उसको दोनों को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉडर जो है, ये शेफ जो है, वो चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एनिमल्स के लिए। हावर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजेंसीज, और जो फसल उगाई जाती है वो आप सरकारी एजेंसी को या प्राइवेट एजेंसी को बेच सकते हैं। ठीक है, इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं, डोमेस्टिक लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर। डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, जूट बैग्स में उनको भरते हैं या टीन कैंस में भरकर उसको स्टोर कर लेते हैं घरों में। ठीक है, और कुछ उनको इंसेक्ट्स और वॉर्म से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं इससे। कमर्शियल लेवल जो है, इसमें बड़े पैमाने पर ग्रेनरीज बनी होती हैं। ठीक है, वहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है। फ्रूट ग्रेन्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन गोडाउंस में जो स्टोर किया जाता है इन्हें, फ्रूट ग्रेन्स को ज़्यादातर, जैसे कुछ एजेंसीज़ के नाम यहाँ पर दिए हैं, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन। Humidity in these storage places is controlled to prevent growth of fungus and damage other grains. इसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो है उसको भी कंट्रोल करने की मेथड मशीन्स होती हैं, इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल ख़राब ना हो फंगस और अदर रीजन से। द टोटल आउटपुट ऑफ द ग्रेन इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड, और जो पूरा आउटपुट निकल कर आता है उसको हम क्रॉप यील्ड यानी फसल की उपज कहते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स से भी हमें फूड मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट से करते हैं। इस प्रोसेस को भी एनिमल्स फार्मिंग भी जो होती है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, मैनी पीपल लिविंग कोस्टल एरियाज़ में, यानी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर फ़िश का इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में।
और एनिमल्स रियर्ड एट होम, और इन्हें वो अपने घरों पर फार्म्स पर पालते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको भी प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर की ज़रूरत होती है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इन इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक जैसे कि काउस, बफेलो, ऑक्सन, गॉड, इनको ज़्यादा रेज़ करते हैं, इसको ज़्यादा पाला जाता है, ठीक है, ताकि इनसे फूड, फाइबर, ट्रांसपोर्ट या एग्रीकल्चर अदर पर्पज़ में इनका यूज़ हो सके। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।